नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 29 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में 68वें 68th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 की घोषणा हुई। पहली बार इन अवार्ड्स का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1913, 1931, 1954, 1969। तो आंसर है 1954, 1954। और बाकी ऑप्शंस में क्या है? 1913 1913 में भारत की पहली फिल्म बनी थी, जो कि एक साइलेंट फिल्म थी। वो थी राजा हरिश्चंद्र। 1931 इस ईयर में भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा क्रिएट हुई थी। और 1969 1969 इस ईयर में दादा साहब फाल्के अवार्ड देना शुरू किया गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो 1954 1954 में फिल्म फेयर अवार्ड स्टार्ट किए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। मुंबई में 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया। इस अवार्ड समारोह में फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने सबसे ज़्यादा 10 कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं, तथा फिल्म बधाई 2 ने 6 कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा कैटेगरी में गंगूबाई काठियावाड़ी ने 10 कैटेगरी में जीते हैं, उसके बाद बधाई 2 6 कैटेगरी में। तो देखिए, बेस्ट फिल्म के लिए मिला गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर मेल में राजकुमार राव बधाई 2 मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर के लिए संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला प्रेम चोपड़ा के लिए। तो ये 5 मेन जो हम लोग याद रख सकते हैं। और बाकी अगर लिस्ट हम लोग देखना चाहें तो ये सब लिस्ट भी है। तो ये आलोचक क्रिटिक्स में है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में बेस्ट एक्ट्रेस भी है। तो ये सब इतनी सारी लिस्ट है, देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो मेन जो है वो ये 5 ही है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेस्ट मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर राजकुमार राव, बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड प्रेम चोपड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत किस देश के साथ मिलकर नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना करेगा? ऑप्शंस हैं अमेरिका, सूडान, फ्रांस, ब्रिटेन। तो आंसर है ब्रिटेन। और बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है अभी कुछ समय पहले। और बात की जाए सूडान की, तो सूडान में एक तरीके से गृह युद्ध के हालात चल रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ से भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कावेरी में INS सुमेधा गया हुआ है और INS तेग, एक ये नया ऐड हुआ है तो इसको भी याद रखिएगा, INS तेग। INS सुमेधा तो हमने पढ़ा था, एक INS तेग ये भी गया हुआ है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं INS तेग। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के द्वारा ये घोषणा की गई है कि दोनों मिलकर नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करेंगे। अब ये नेट ज़ीरो वर्चुअल सेंटर क्या होगा एक्चुअल में? तो ये एक साझा मंच होगा जहाँ पर विनिर्माण प्रक्रिया, परिवहन प्रणालियों के डीकार्बनाइजेशन, मतलब कि कार्बन को किस तरीके से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय स्रोत, रीन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। तो ये मंच उस बारे में होगा। भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद, इंडिया यूके साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल की बैठक के दौरान यह घोषणा की गई। और इस बैठक की अध्यक्षता की थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और इस समय मीटिंग में इंग्लैंड के मंत्री जॉर्ज फ्रीमैन भी उपस्थित थे। तो ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जॉर्ज फ्रीमैन। चलिए आगे देखते हैं। किन्हें 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। ऑप्शन हैं CR राव, दलाई लामा, डेविड एटनबरो या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है दलाई लामा। CR राव, इन्हें कुछ समय पहले 2023 का सांख्यिकी पुरस्कार मिला है। ये एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, इनको 2023 का सांख्यिकी पुरस्कार मिला है। डेविड एटनबरो, ये एक फेमस पर्यावरणविद हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ। उन्हें यह अवार्ड व्यक्तिगत रूप से 64 साल के बाद प्राप्त हुआ है। अब ये 64 साल के बाद क्यों? क्योंकि 1959 में ही 1959 में वे इस अवार्ड के लिए चुन लिए गए थे, लेकिन तब चीन की वजह से वे तिब्बत से भारत आ गए थे और इस वजह से उस समय पुरस्कार का निर्धारण नहीं किया जा सका था।
उन्हें यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बती संस्कृति को प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया। और साथ ही साथ बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए भी यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। ये हैं दलाई लामा। दलाई लामा वैसे 14वें क्रम के दलाई लामा हैं। जैसे एक तरीके से क्रम होता है, पहले लामा, दूसरे लामा, तीसरे लामा, इस तरीके से ये 14वें क्रम के लामा हैं दलाई लामा, और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। तो दलाई लामा को दिया जाने वाला यह पहला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड था जो 1959 में उनको दिया जाना था, लेकिन चीन की वजह से जब वो भारत आ गए तब फिर 64 साल के बाद अभी यह पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। आइए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में देखते हैं। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। तो रेमन मैग्सेसे कौन थे? फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य के लिए यह प्रदान किया जाता है। पहला पुरस्कार प्राप्त करने पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे, विनायक नरहरि भावे, विनोबा भावे। चलिए आगे देखते हैं। अजेय वॉरियर अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? ऑप्शन हैं भारत अमेरिका, भारत ब्रिटेन, भारत फ्रांस या भारत और चीन। तो आंसर है भारत और ब्रिटेन। चलिए देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच चल रहा है। यह इस अभ्यास का 7वां संस्करण है। यह अभ्यास 27 अप्रैल से 11 मई तक चलेगा। यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदान में आयोजित हो रहा है। एक्सरसाइज अजेय वॉरियर भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के बीच रक्षा सहयोग में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देगा। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन हैं? ऑप्शन हैं सत्यरूप सिद्धांता, अर्जुन वाजपेयी, देवव्रत मुखर्जी, हरीश कपाड़िया। तो आंसर है अर्जुन वाजपेयी। भारत के पेशेवर पर्वतारोहक अर्जुन वाजपेयी दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पहाड़ अन्नपूर्णा 1 अन्नपूर्णा 1 पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अन्नपूर्णा पहाड़ नेपाल में स्थित है। इस पहाड़ की ऊंचाई 8091 मीटर है। अब अर्जुन 8000 मीटर की ऊंचाई वाले 7 पहाड़ चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले, आज से कुछ साल पहले, ऋतिक रोशन जो एक्टर हैं उनका एक ऐड आता था जो माउंटेन ड्यू का, उसमें वो इन्हीं का कैरेक्टर प्ले किए थे। उस समय अर्जुन वाजपेयी 5 पर्वत चढ़े थे जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज़्यादा थी। तो अब उस समय 5 चढ़े थे, अब ये 8000 मीटर वाले 7 पहाड़ चढ़ चुके हैं और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 8000 मीटर की ऊंचाई वाले 7 पहाड़ चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अन्नपूर्णा पर्वत 8000 मीटर के शिखर वाले 14 पहाड़ों में सबसे खतरनाक माना जाता है, सबसे डेंजरस माना जाता है, तो उन्होंने इसको फतेह कर लिया है। और अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो हैं प्रियंका मोहिते, जो महाराष्ट्र की थी। प्रियंका मोहिते, इन्होंने चढ़ाई की थी। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उपकरण चिकित्सा नीति को मंजूरी दी गई है। इनमें से कहाँ चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित नहीं होगा? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। तो आंसर है केरल। 4 जगह स्थापित होना है चिकित्सा उपकरण पार्क, तो उसमें से केरल में स्थापित नहीं होगा। केरल की जगह तमिलनाडु में स्थापित होगा और बाकी ये 3 जगह तो होगा ही, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आइए उसी को देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी मिल गई है। इसके तहत चिकित्सा उपकरण पार्क मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु में स्थापित होगा। चिकित्सा उपकरणों के लिए PLI योजना के तहत अब तक कुल 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो इन परियोजनाओं के तहत जिसमें 1206 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और इसमें से अब तक 714 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया जा चुका है। तो ये अलग अलग डाटा जारी किया गया। PLI योजना के तहत 37 उत्पादों को तैयार करने वाली कुल 14 परियोजनाओं को चालू किया गया है और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का घरेलू निर्माण शुरू हो गया है। इस नीति से 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को वर्तमान 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ा करके 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक करने की उम्मीद है। जो अभी वर्तमान में 11 बिलियन डॉलर के आसपास है, उसे 2030 तक बढ़ा करके 50 बिलियन डॉलर, लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास करने की उम्मीद है। इसके तहत 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे, 157 नर्सिंग कॉलेज। तो ये सब डाटा दिया गया है इस नई न्यू पॉलिसी के तहत, नई मेडिकल पॉलिसी के तहत। तो देखिए इसमें इतने सारे डाटा अगर हम लोग याद नहीं रखें तो 2 चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। पहला कि चिकित्सा उपकरण पार्क कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। एक ये हो गया। एक
इस नीति के तहत 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को वर्तमान में जो 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, इसको 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। 50 बिलियन डॉलर हम लोग को करना है। अभी जो 11 बिलियन डॉलर है उसको बढ़ा करके 50 बिलियन डॉलर करना है। तो ये एक डाटा हम लोग और याद रखेंगे 2030 तक। और याद रखना चाहें तो एक और याद रख सकते हैं कि 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, 157 नर्सिंग कॉलेज। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आंसर है रेल विकास निगम लिमिटेड। ये चारों ही मिनी रत्न श्रेणी की कंपनियां हैं और इनमें से अब रेल विकास निगम लिमिटेड मिनी रत्न से बढ़ करके नवरत्न श्रेणी में शामिल हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। सरकार ने हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। अभी तक यह सरकार की मिनी रत्न श्रेणी की एक कंपनी थी। रेल विकास निगम लिमिटेड रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत एक कंपनी है। नवरत्न का दर्जा पाने वाला यह देश का 13वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU है ये। देश में अभी तक नवरत्न कंपनियों की संख्या 12 थी। रेल विकास निगम लिमिटेड के जुड़ने के साथ इनकी संख्या 13 हो गई है। मिनी रत्न 1 श्रेणी की कुल 62 कंपनियां देश में थीं। रेल विकास निगम लिमिटेड के नवरत्न में शामिल हो जाने के बाद इनकी संख्या 61 हो गई है। तो मिनी रत्न की 2 श्रेणियां हैं, मिनी रत्न श्रेणी 1 और श्रेणी 2। तो श्रेणी 1 में कुल 62 कंपनियां थी, अब 61 हो गई है। और मिनी रत्न 2 में कितनी श्रेणी में कितनी कंपनियां हैं? 12 कंपनियां हैं। तो मिनी रत्न में टोटल कितनी हो गई? 61 + 12 73 हो गई मिनी रत्न में। तो 12 महारत्न में है, 13 नवरत्न में है, 13 है नवरत्न में 13 और 73 मिनी रत्न श्रेणी में शामिल हैं। देखिए ये नवरत्न कुछ कंपनियां हैं, सॉरी थोड़ा छोटा लिखा गया है। आइए एक बार देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इन इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC, NLC इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेल विकास निगम लिमिटेड। अब 13वीं कौन सी जोड़ गई है? रेल विकास निगम लिमिटेड। तो टोटल नवरत्न कंपनियां 13 हो गई है, महारत्न 12 और मिनी रत्न 73। आइए आगे देखते हैं। दुनिया का पहला नैनो DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट तरल लिक्विड कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर, जयपुर। तो आंसर है नई दिल्ली में। इसके डिटेल्स देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में दुनिया का पहला नैनो तरल DAP लॉन्च किया गया। नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फॉस्फेट लॉन्च किया गया। यह नैनो तरल DAP भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड IFFCO द्वारा विकसित किया गया। इसे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। और DAP एक फॉस्फेट आधारित उर्वरक है। तो DAP क्या है? एक फर्टिलाइज़र है। फॉस्फोरस नाइट्रोजन के साथ एक आवश्यक पोषक तत्व है और नए पौधों के ऊतकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह फसलों की नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। तरल DAP में 8% हाइड्रोजन और 16% फॉस्फोरस होता है। तो आइए इसके कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। नैनो DAP का शुभारंभ IFFCO की दूसरी पहल है, जबकि 2021 में IFFCO ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया बना दिया था। तो नैनो यूरिया, नैनो फर्टिलाइज़र IFFCO ने 2021 में बना दिया था। और ये कौन सा है? तो ये DAP फर्टिलाइज़र है। नैनो DAP फर्टिलाइज़र जो यूरिया ने अब बनाया है, ये भी दुनिया का पहला है। नैनो DAP 500 मिलीलीटर के प्रति बोतल 600 रुपये में बेची जाएगी। अब देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं। एक बोतल DAP के एक बैग के बराबर होगी। एक बोतल जो DAP होती है, मतलब जो अभी तैयार किया गया है नैनो लिक्विड DAP, वो एक बैग के बराबर होगी। DAP के एक बैग के बराबर, जिसकी कीमत फ़िलहाल 1350 रुपये। तो देखिए फ़र्क कितना है। एक बोतल 600 रुपये की और एक पूरा बैग आता है लगभग 1350 का। तो इतना डिफरेंस है, लगभग 750 का डिफरेंस आ गया। और क्या फ़ायदा है? फसल पर 500 मिलीलीटर की एक बोतल का प्रभाव दानेदार यूरिया के 45 किलोग्राम बैग के बराबर होता है। तो जहाँ फसल पर 45 किलोग्राम दाने छिड़कने पड़ते हैं नॉर्मल यूरिया के, वहीं यहाँ पर ये जो नैनो लिक्विड DAP है उसके 500 मिलीलीटर से ही काम बन जाएगा, 500 मिलीलीटर से। और इतने फ़ायदे क्यों हैं? क्योंकि देखिए नाम में ही क्या है, नैनो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल गुजरात में
भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को द्वारा दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन भी किया था। कुछ समय पहले की बात है कि पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कलोल, गुजरात में। बात करें अगर इफ़को की, तो इफ़को का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। इसके अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? उदय शंकर अवस्थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये भी याद रखना है, इफ़को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेशन लिमिटेड। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। किस राज्य के स्कूल में भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है? महाराष्ट्र के स्कूल में। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया? विद्या बालन को आशा भोसले, इन दोनों को प्रदान किया गया था। किस दिग्गज उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं रतन टाटा। आगे देखते हैं। अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज किताब के लेखक कौन है? तो ये हैं आशीष कुंद्रा। किस देश की कंपनी अयोध्या, उत्तर प्रदेश में कचरे से बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो ये कंपनी है बेल्जियम की। कंपनी का नाम क्या है? वीटो। चंद्रमा की सतह पर भेजा गया पहला कमर्शियल लैंडर असफल हो गया। यह किस देश का था? तो ये था जापान का। लैंडर का क्या नाम था? हाकुतो। और रोवर का नाम था राशिद, जो कि UAE ने डेवलप किया था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? तो आंसर है महावीर सिंह फोगाट। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।